एक तरह से मोदी सरकार को अनजाने में एक ऐसा ग्रुप का सामना करना पड़ रहा है जिसके लिए मोदी जी तैयार नहीं है, मोदी जी की सरकार तैयार नहीं है, मोदी जी के जो आईएएस आईपीएस हैं वो तैयार नहीं है। भगत सिंह पार्ट 2 का काम शुरू हो गया है। मोदी सरकार जानबूझकर इस तरह से इन लोगों को देश का दुश्मन मान रही है जैसे इजराइल के लोग हमास के लोगों को मान रहे हैं। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रंद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी सर, आज हम भगत सिंह के बारे में मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब 18 दिसंबर है, तो हो सकता है वीडियो एक दिन बाद हम लोग इसको प्ले करें। तो भगत सिंह का जिक्र हाल फिलहाल इसलिए चल रहा है क्योंकि संसद में जिस तरह की घुसपैठ हुई, मीडिया उसे अटैक कर रहा है, लेकिन जो गुस्से हैं उनका कहना है घुसपैठ है, हम लोग बेरोजगारी से परेशान थे। भगत सिंह की टी शर्ट वगैरह उन्होंने पहनी हुई थी और अपना आपको भगत सिंह का एक तरह से अनुयायी और उनसे इंस्पिरेशन उन्होंने लिया है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में भगत सिंह ने उस वक्त जो किया था 18 दिसंबर को और आज अब जो हालात चल रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? 18 दिसंबर भारत के लोकतंत्र के इतिहास में और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन ही भगत सिंह ने जॉन पी सैंडर्स की हत्या की थी और उनके साथ ही हमारे जो चंद्रशेखर आजाद हैं उन्होंने जॉन पी सैंडर्स के साथ जो एक पुलिस अधिकारी था कानन सिंह, उसका मर्डर किया था जी। और आज के दिन ही भगत सिंह ने एक पर्चा वहाँ पर मौके पर छोड़ा था जिसमें उन्होंने दिया था कि हमने जॉन पी सैंडर्स को क्यों मारा है। भगत सिंह ने जो उस दिन पर्चा वहाँ पर छोड़ा था जी, उसमें उन्होंने सिलसिलेवार बताया था कि हमने जॉन पी सैंडर्स को क्यों मारा है और तब उन्होंने बताया था कि जॉन पी सैंडर्स को इसलिए मारा है क्योंकि सैंडर्स वो पुलिस अधिकारी था जिसने लाला लाजपत राय के जुलूस पर हमला किया था और लाला लाजपत राय को उन्होंने इतना पीटा था कि लाला लाजपत राय को अस्पताल में रहने के बाद उनकी मौत हो गई थी और मरने से पहले लाला लाजपत राय ने एक ही बात कही थी जो एक ऐतिहासिक वाक्य है कि मेरे शरीर पर एक एक पड़ी लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर एक एक कील की तरह निकलेगी जी। और लाला लाजपत राय जो है बंगाल के पॉल और लोकमान्य तिलक जो कि महाराष्ट्र के नेता थे हमारी आज़ादी के, और तीसरे वो लाला लाजपत राय त्रिमूर्ति थी और इस त्रिमूर्ति की एक मूर्ति को खंडित कर दिया था जिसकी इज्जत भगत सिंह, उनके साथी राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद सबसे ज़्यादा करते थे। और इसीलिए जब लाला लाजपत राय की मौत हुई तभी भगत सिंह ने ठान लिया था कि मुझे इस जालिम जॉन पी सैंडर्स की हत्या करनी, इसको सबक सिखाना है। और जब वो जॉन पी सैंडर्स को मारने के लिए राजगुरु के साथ गए तो पहली गोली राजगुरु ने मारी और उससे जॉन पी सैंडर्स जो कि एक मोटरसाइकिल पे गिर पड़े और उसके बाद भगत सिंह ने 8 गोलियां जॉन पी सैंडर्स की छाती में ठोक दी। और उसी समय एक दूसरा अधिकारी था जिसका नाम था कानन सिंह, उसने भगत सिंह और राजगुरु को पकड़ने के लिए पीछा किया। तब चंद्रशेखर आजाद जो कि मौके पे थे उन्होंने उसको छलनी कर दिया और उसकी हत्या कर दी। और आज के दिन के बाद पूरे हिंदुस्तान में सनसनी अंग्रेजों की, जिसे हम कहते हैं ना चिल इन द बैक, जिसमें रीढ़ की हड्डी में जो है ठंडक तक पहुंच जाती है, वो हुई। और उस दिन ही तय हो गया कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हिंदुस्तान का नौजवान अब जाग गया है। और नौजवान जागा और इस तरह जागा कि देश पूरी तरह आज़ाद हो गया और आज हम अपनी आज़ादी के जो अमृत काल जिसे मोदी जी बोलते हैं उसमें हैं। लेकिन उसमें फिर वही जो है भगत सिंह पार्ट 2 का काम शुरू हो गया है। जिन लोगों को पकड़ा गया है, चाहे नीलम हो या उसके साथ मनोरंजन डी हो या सागर शर्मा हो, अमोल हो या ललित झा हो, इन सब के साथ जो अब खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि ये क्रांतिकारी नौजवान क्रांतिकारी लोगों से प्रेरित थे। इन्होंने भगत सिंह फैन पेज बना रखा था, उसमें ये बात करते थे और इनके आदर्श कौन थे? भगत सिंह थे। इनके आदर्श विवेकानंद थे। इनके आदर्श वो लोग थे जो कि देश के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी और जो देश के लोगों के आज भी आदर्श बने हुए हैं। मैं आपको एक अजीब बात बताना चाहता हूँ कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जो कि अपने को कहता है हम आरएसएस के विद्यार्थी संगठन हैं, वो 2 ही शहीदों को अपना सबसे बड़ा ध्येय मानते हैं और वो मानते हैं भगत सिंह को और विवेकानंद को। अच्छा।
जब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव होते हैं, आप देखेंगे विद्यार्थी परिषद जब जीतती है तो वो विवेकानंद के स्टैचू पे जाकर माल्यार्पण करती है। जी। और जब भी ये और कोई कार्यक्रम करते हैं तो नौजवानों को कहते हैं आप भगत सिंह के रास्ते पे चलो। टी शर्ट और पहनते हैं, उनके कपड़े पहनते हैं, उनके जो वो जिसमें उनके उनकी बिल्ले इमेज लगाते हाँ हैं। जी जी। और एक तरह से कई बार तो लगता है जब भी इनके कार्यालय में मैं कार्यक्रमों में जाता हूँ तो लगता है कि इन्होंने भगत सिंह को तो पढ़ा ही नहीं। भगत सिंह ने एक जो किताबें लिखी, उसकी पहली जो सबसे चर्चित दुनिया में फेमस किताब है वो है मैं नास्तिक क्यों हूँ, व्हाई आई एम एथिस्ट। क्योंकि भगत सिंह जो थे मार्क्सवादी थे, बिल्कुल, और मार्क्सवादी इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी का नाम जो है सोशलिस्ट पार्टी रखा था, और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी थी उनकी। और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट एसोसिएशन जिसे वो आर्मी बोलते थे, उसके सारे के सारे काम जो थे वो मार्क्सवाद से प्रभावित थे। वो चाहते थे कि लोगों को समानता मिले, हक मिले, लोग सच्चाई पे बोलें और लोग जो है समाज से हर तरह का उत्पीड़न खत्म करें। और ये लोग तो मार्क्सवाद के अगेंस्ट हैं, नहीं समझे, विचारधारा के रूप में अगर आप देखेंगे तो भगत सिंह एक तरह से आरएसएस की विचारधारा के उलट है, बिल्कुल। लेकिन ये इतने शैतान लोग हैं, जैसे कहते हैं ना, शैतान भी अपने फायदे के लिए कुरान की या बाइबल की आयतों को पढ़ सकता है। ये कहावत है। नहीं, एक कहावत पता नहीं उसमें क्या सच्चाई में, उसमें जाना नहीं चाहता कि शैतान के पास एक आयत है, जब पढ़ेंगे तो जन्नत में वो चले जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। अच्छा जी जी। तो ऐसी हालत में ये जो है भगत सिंह को पढ़ते नहीं, भगत सिंह का नाम लेकर लोगों को जरूर एक तरह का अपने ऊपर आवरण पहन लेते हैं कि हम भी भगत सिंह की तरह अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले हैं, हम भी भगत सिंह की विचारधारा के लोग हैं। लेकिन दरअसल ये भगत सिंह के आदर्शों को कुचलने वाले लोग हैं। और यही वजह है कि जिन नौजवानों ने जो भगत सिंह का नाम लिया है, अब ये खोद खोद कर ढूंढ रहे हैं कि भगत सिंह के कौन से आदर्श इन्होंने ढूंढे, कैसे ढूंढे। तो हसरत मोहानी को ढूंढना चाहिए था, उनके घर पे आके रुके थे। वे नहीं रुके थे तो अब हसरत मोहानी को इस समय कहाँ ढूंढेंगे। हाँ, मैं नहीं, उनके विचार आदर्श ढूंढ रहे हैं ना, तो ये भी तो बताए ना, ये आरएसएस वाले की वो हसरत मोहानी को मानते थे, उनको ही देख के मुसलमान थे ना, जर्नलिज्म में आए थे। मुसलमान को तो ये अपने किसी भी काम में ला ही नहीं सकते जी, तो ये इनकी एक मजबूरी है। अब जो 50 टीम दिल्ली पुलिस ने बनाई, आप सोचिए 50 टीम क्या करेंगी। सर के जो है पूरे मामले में वो उसके घर जाते हैं। अब आप देखिए सागर शर्मा की माँ बताती है कि वो ई रिक्शा चलाता था, बड़ा शांत स्वभाव का लड़का था और मुझे उस पर गर्व है, वो कोई गलत काम नहीं कर सकता, अच्छा लड़का था। मनोरंजन डी के पिताजी कहते हैं कि वो उससे बढ़िया लड़का नहीं हो सकता। ललित झा के घर वाले कहते हैं कि उसमें कोई बुराई नहीं थी, वो गरीब बच्चों को पढ़ाता था और वो जो है एक बड़ा सीधा साधा लड़का था। जो नीलम है, तो नीलम की माँ ने बताया कि मुझे अपनी लड़की पे गर्व है, उसने जय भीम का नारा दिया, भारत माता की जय का बोला, उसने ये इनकलाब जिंदाबाद बोला और उसने कहा हम किसी तरह का न्याय नहीं सहेंगे। तो ये सारी बातें आतंकवादियों की बातें नहीं है। लेकिन इस समय मोदी सरकार जानबूझकर इस तरह से इन लोगों को देश का दुश्मन मान रही है, जैसे इजराइल के लोग हमास के लोगों को मान रहे हैं। उन्हें लगता है कि भाई हमास को खत्म करना है क्योंकि ये हमारे खिलाफ है। तो एक तरह से मोदी सरकार को अनजाने में एक ऐसा ग्रुप का सामना करना पड़ रहा है जिसके लिए मोदी जी तैयार नहीं है, मोदी जी की सरकार तैयार नहीं है, मोदी जी के जो आईएएस आईपीएस हैं वो तैयार नहीं है, और इसीलिए जो आरएसएस है वो तैयार नहीं है, क्योंकि इन बच्चों ने ये दिखा दिया है कि हम जो है 6 लोग हैं लेकिन चिंगारी, जैसे एक शेर है ना पुराना जो मैं पढ़ता हूँ कि एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है जी। तो उन्होंने जो मशाल जलाई है उससे दुखी हैं, और जो इंडिया गठबंधन है उसके सारे के सारे जो मंसूबे हैं, 1 सितंबर को उनकी आखिरी बैठक हुई थी, अब कल उनकी, परसों उनकी दिल्ली में बैठक है। तो ऐसी हालत में आप देखिए कि उनकी जो सारी बातें हैं, राहुल गांधी ने जो बात की वो बेरोजगारी की उठाई, उसने महंगाई की बात उठाई, उसने सांप्रदायिकता की बात उठाई, उसने कहा कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूँ। और जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को 4,90,000 वोट मिले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में जीतने के बावजूद भी उसको जो है 4,81,000 वोट मिले हैं, 9 लाख वोट कम मिले। और अगर इनको फैलाया जाए तो पता चलेगा कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है हिंदी बेल्ट में, 4 राज्यों में जहां हुआ, वहां पर जो है कांग्रेस और भाजपा की सीटें आज के दिन आधी आधी आती हैं। तो जिस स्थिति में आज इन्होंने इंडिया गठबंधन के लोगों को बाहर निकाला, उससे इन्होंने अनजाने में उनको इकट्ठा कर दिया, साथ रहने से, साथ जेल में रहने से, साथ दुख दर्द बांटने से
कहते हैं कि दुख आदमी को सबसे ज्यादा जल्दी जोड़ता जी। है। और इन्होंने जिस तरह से उनको हटाया है, उनको दुत्कारा है, उनके ऊपर अत्याचार किए हैं, उससे मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन को इन्होंने एक संजीवनी दे दी है, उनको एक मकसद दे दिया है। और जब मकसद मिल जाता है तो कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। जैसे कि किसी भी दूध में जैसे आप नींबू डाल देंगे तो दूध फट जाएगा। तो इसी तरह जो है, जो भी काम इन्होंने ये किया है 92 सांसदों को हटाने वाला, और अब ये 92 नहीं, ये सारे सांसदों को हटाएंगे। ये पूरे विपक्ष को एक तरह से उसकी जुबान बंद करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि इससे जो है देश में लोग जो है हमसे डर जाएंगे। लेकिन ये नहीं पता है कि अगर आप किसी आदमी को दीवार पर इस हद तक धकेलते हैं कि उसके पास कोई चारा नहीं रहता, तो फिर जो मुंशी प्रेमचंद है उन्होंने कहा है कि अगर रुई को भी दबाओगे 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 तो वो भी पत्थर की तरह सख्त हो जाएगी। और इसलिए ये भारत सरकार या मोदी सरकार या दिल्ली पुलिस या स्पेशल सेल या लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति जो कर रहे हैं, उन्होंने पूरे विपक्ष को एक चेतावनी दे दी है कि अगर 2024 में मोदी दोबारा आएगा तो आज से 100 गुना ज्यादा आप पे अत्याचार करेगा, आपके अधिकारों को छीन लेगा, आपको भूखे रहने के लिए मजबूर करेगा। और जिस तरह हिटलर ने थर्ड रीच, जिसे वहां की संसद कहते हैं, उसको बर्बाद किया था, उसी तरह मोदी जी देश की संसद को बर्बाद करेंगे, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। 18 दिसंबर पर आपने जो भगत सिंह को लेकर पूरा एनालाइज किया है, वो किस्सा भी बताया है जब उन्होंने एक अंग्रेज को मारा था। तो और फिलहाल आज की जो संसद में जो कल निलंबित हुए हमारे 92 सांसद इंडिया गठबंधन के, उसके ऊपर भी आपने सारी अपनी राय रखी है। तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी रविंद्र जी से, तब तक के लिए इजाजत।